नॉट ओनली सॉल्यूशंस एट स्केल, ग्लोबल स्केल के ऊपर जो सॉल्व करने की ताकत रखता है, जो हिम्मत रखता है, जो दिमाग रखता है, वो इंडिया है। कि मुसलमान जो है दुनिया भर में वो तकसीम है, ये तो हम लोग यहाँ पे चूरन बेचते हैं उम्मा वगैरह का, यूं लोगों को लुभाने के लिए। पहला मिसाइल पाकिस्तान पर चल चुका है, तो पाकिस्तान के अंदर नाच नाच के घुंघरू तोड़े जा रही है। तो बस ये जंग तो हमारे घर तक आ सकती है, क्या कोई पानी शानी नहीं है, लेने होता है तो ले लो, ये पानी हम राजस्थान की तरफ मोड़ देंगे, कोई नहीं सिंतास मुआहिदा बहाल हो रहा, ट्रंप के पास जाओ या ट्रंप के अब्बू जी के पास जाओ। अगर आपने अपने बच्चों को ये सिखाया होता ना इंडिया आपका दोस्त है, देखिए आज आप इंडिया से अपना हाथ बढ़ाएं तो सही दोस्ती का आपको गले से लगाएंगे वो लोग। कि हिंदुस्तान ने अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस दिखाई है। उनके इसराइल से भी ताल्लुकात थे, अमेरिका से भी थे, उनके ईरान से भी ताल्लुकात थे। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट शो किया, अपना झुकाव किसी की तरफ उन्होंने नहीं फेंका। इंडिया की तारीफ इसलिए की जाती है कि वो तारीफ के लायक है। जब आप तारीफ के लायक थे तो हम ऐसे खड़े होते थे कि भाईजान हमारा पाकिस्तान। खुदा के लिए इस कौम को वो चीज बेचने की कोशिश मत करें जो वो नहीं खाना चाहती। नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब इस एक टाइप की सिचुएशन थी और उसमें इंडिया ने इंडस रिवर जो ट्रीटी थी, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में करवाई गई थी, उसको इंडिया ने मानने से मना कर दिया कि ठीक है अब हम इसको स्क्रैप करते हैं। अब अभी भी सिचुएशन बिगड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर। इतने महीने हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के बीच, जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या फिर ऑपरेशन सिंदूर जो चला था, तो उसको इतने महीने हो गए, लेकिन इंडिया फिर भी अभी भी उस चीज़ को मतलब कि ये जो ट्रीटी हमने मानने से मना कर दिया है उस पर फिर से हम वापस नहीं आए हैं। और वही चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन हो रही है कि भाई चाहे ट्रंप आ जाए, ट्रंप का फादर आ जाए या फिर कोई और प्रेसिडेंट बन जाए, ये चीज़ सॉल्व नहीं होने वाली। ये पनिशमेंट है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को कि भाई आप जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, आप अपने आतंकवादी ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर रहे हो या फिर जो भी हो, और हमें अपना ध्यान जो है वो ग्रोथ या फिर प्रोग्रेस से हटाकर आपको सबक सिखाने में लगाना पड़ता है। ये उसका पनिशमेंट है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो यहाँ पर हम स्क्रैप कर रहे हैं और हम अपने हिसाब से उस पानी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यही डिस्कशन हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। बच्चा बच्चा पाकिस्तान के अंदर जाके इजराइल को गालियां देता है। बच्चा बच्चा ये कहता है कि मैं लानत भेजता हूं इस मुल्क के ऊपर। खुदा के लिए इस कौम को वो चीज बेचने की कोशिश मत करें जो वो नहीं खाना चाहती। पहला मिसाइल पाकिस्तान पर चल चुका है। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर नाच नाच के घुंघरू तोड़े जा रहे हैं, तो अब जरा जब इसराइल का पहला मिसाइल पाकिस्तानी फैक्ट्री को हिट हुआ है तो अभी भी किसी की गैरत तो नहीं जागेगी ना, कोई जरूरत भी नहीं जागने की। खबर यह है जी, इराक के अंदर लकी सीमेंट, पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है सीमेंट की, इसने 2021 के अंदर जो है वो अपना खोला था, एक ब्रांच खोली थी इराक के अंदर। तो अब लकी सीमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसके अंदर बताया गया है कि इसराइली ड्रोन जो है वो जब जा रहा था उड़ के, इसराइली मिसाइल या ड्रोन जो भी कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, जब वो ईरान पर अटैक कर रहा था, रास्ते के अंदर वो पाकिस्तानी कंपनी से टकराया है। मेजर नुकसान कोई नहीं हुआ, कंपनी तबाह नहीं हुई, जो फैक्ट्री है वो तबाह नहीं हुई, शॉर्ट सर्किट या वायरिंग वगैरह या दीगर छोटा मोटा जो नुकसान है वो हुआ है। लिहाजा आप इसको कह सकते, किसी भी सॉइल पर, जैसे किसी जगह पे किसी सफारतखाने पर हमला हो तो उस मुल्क पर हमला कंसिडर किया जाता है। ये पाकिस्तानी फैक्ट्री थी लकी सीमेंट, इस पर अटैक हो गया इराक के अंदर, तो हमने तो बस ये जंग तो हमारे घर तक आ सकती। यानी कि आज इसराइल के थिंक टैंक्स कह रहे हैं अगला निशाना पाकिस्तान, अगला निशाना पाकिस्तान, अगला निशाना पाकिस्तान। लेकिन यहां पे भाई नोबेल पीस प्राइज देना है, बूट क्या पूरी मालिश करनी है, हद है ना, हद है। आप चुप रह लेना, 4 दिन जुबान बंद रख ले, कर लेना, बाद में ये कर लेना ट्रंप का खुश, लेकिन 4 दिन जुबान बंद कर ले। अच्छा खबर सुनिए, छोड़े ट्रंप को, एक खबर मैं आपको देता हूं। पाकिस्तान के अंदर कहा गया, डीजी ISPR साहब ने ही कहा था कि तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। ये डायलॉग आपने सुना होगा, पानी रेड लाइन है, अगर हम प्यासे मरे तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इस तरह के डायलॉग आपने सुने। आप जरा अमित शाह जो भारतीय वजीर दाखिला है उनका बयान भी सुन ले, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा सिचुएशन क्या है।
भारत का सिंध तास मुआहदा बहाल ना करने का ऐलान, यह मुआहदा कभी बहाल नहीं होगा। पाकिस्तान जाने वाले पानी को कैनाल बनाकर राजस्थान की तरफ मोड़ेंगे भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह। उनका कोई पानी शानी नहीं है, लेने होता है तो ले लो, ये पानी हम राजस्थान की तरफ मोड़ देंगे, कोई नहीं सिंध तास मुआहदा बहाल हो रहा। ट्रंप के पास जाओ या ट्रंप के अब्बू जी के पास जाओ, जवाब आप उठे, आप बोलें, अब वक्त है। पानी तो रेड लाइन है और जाहिर होनी भी चाहिए, और कहा भी था कि सांसें बंद कर देंगे। तो अब हिम्मत करने की जरूरत है कि अब देखते हैं बहरहाल क्या होता है। कि मुसलमान जो है दुनिया भर में वो तकसीम है। ये तो हम लोग यहाँ पे चूरन बेचते हैं उम्मा वगैरह का, यूं लोगों को लुभाने के लिए दिलकश नारे हैं, दर हकीकत कोई ऐसी चीज नहीं होती। तो ये भी एक सबक है हमारे बहुत सारे ममालिक के लिए उम्मा के अंदर कि जब आपकी रियासतें या हुकूमतें गैर मकबूल हो तो अंदर की कमजोरियों से दुश्मन फायदा उठाते हैं। और तीसरी जो बात है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। आपने इन गल्फ रियासतों की बात की है जिनके पास अरबों डॉलर है, वो शहर बना रहे हैं बीच के किनारे, कोई बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहा है, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी हैं, कितने साइंसदान पैदा हुए हैं। खुद पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, हम तो रो रो कर इस बात पर रहे हैं कि आप यहाँ पे साइंस पढ़ाएं, बच्चों की तालीम में इन्वेस्ट करें, सूबे हो मरकज हो। हम इस और इजराइल को देख लीजिए, छोटा सा मुल्क है, ठीक है, उसके ऊपर बड़ा साया है अमेरिका का, मगरिब का, लेकिन उन्होंने जो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की है हम उससे इनकारी नहीं हो सकते। हमें नापसंद हो इजराइल और दिन भर गालियां दें, हम बददुआएं दें, लेकिन जहां उन्होंने तरक्की की है उसको वो दिखाई दे रही है। इसलिए इससे लेसन है कि असल ताकतें जो है वो तालीम, साइंस, तहकीक की और आगही और मैशत से होती है। वो नारे दिलकश होते हैं, नजरिए दिलकश होते हैं, लेकिन जब आप लोगों की माशी सूरत हाल बेहतर करते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपकी ताकत होती है। जी, इंडिया ने 13 जून का जो इसराइल का हमला था उसे कंडेम नहीं किया फॉर्मली। वो ये कहते रहे कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, हम कंसर्न हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़तरा है अमन को। उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ईरान की लीडरशिप से, वहाँ के प्रेसिडेंट से उन्होंने फ़ोन पे बात की, लेकिन हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर ने किसी भी स्टेप एंड स्टेज के ऊपर इसराइल के हमले को कंडेम उन्होंने नहीं किया। आगे चलें, फिर 18 जून को जो SCO की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट प्रिपेयर हुई, उसकी प्रिपरेशन और डिस्कशन में हिंदुस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और हिंदुस्तान की पोजीशन यही थी कि हम इस कंसर्न भी हैं, परेशान भी हैं, हम समझते हैं कि डी एस्केलेशन हो, लेकिन उन्होंने कॉन्डेमनेशन नहीं की इसराइल की। इसी तरह से जब ट्रंप ने हमला किया तो हिंदुस्तान ने फिर फ़ोन किया मसूद पेज़ेश्कियां को, नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की, लेकिन हिंदुस्तान ने अमेरिका के हमले को कंडेम उन्होंने नहीं किया। अब इसका मतलब क्या है? मीडिया में अगर आप इंटरनेशनल आप थोड़ी सी इसमें रिसर्च करेंगे, आजकल रिसर्च करनी बड़ी आसान है, तो आपको पता चलेगा कि मीडिया एनालिसिस ये है कि हिंदुस्तान ने अपनी एक स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस दिखाई है। उनके इसराइल से भी ताल्लुकात थे, अमेरिका से भी थे, उनके ईरान से भी ताल्लुकात थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट शो किया, अपना झुकाव किसी की तरफ उन्होंने नहीं फेंका। लेकिन बाज़ पाकिस्तानी एनालिस्ट जो हैं, स्ट्रेटिजिक एनालिस्ट, उन्होंने, और ये चीज़ें हैं ट्विटर पे, उन्होंने इसको बहुत गौर से देखा है कि ना इसराइल का जो हमला जो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी थी खुल्लम खुला, ना अमेरिका का हमला जो बैनुल अक़वामी कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी थी, हिंदुस्तान ने दोनों को कंडेम नहीं किया। तो क्या ये सिर्फ हिंदुस्तान अपनी दोस्ती निभा रहा है इसराइल और अमेरिका के साथ, या इसके पीछे कोई और स्ट्रेटिजिक माइंड सेट है? पाकिस्तानी एनालिस्ट को ये परेशानी है, उनको ये फ़िक्र है और कंसर्न है, और मुझे भी ये कंसर्न है कि यहाँ पर एक स्ट्रेटिजिक माइंड सेट है जो ये समझता है कि जो इससे पहले का इंटरनेशनल लॉ था जिसमें आप इस किस्म के हमले नहीं कर सकते, अनप्रोवोक्ड हमला नहीं कर सकते या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स नहीं कर सकते, ये पैराडाइम इसराइल ने ख़त्म किया, अमेरिका ने ख़त्म किया, और इंडिया ये मैसेज दे रहा है कि ये पैराडाइम अब एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी, ईरान ने अपनी, मैं आता हूँ OIC की तरफ, तुर्की की तरफ। ईरान ने रात को खबर ये है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा है ना, उनकी जानब से ये कहा गया है कि लास्ट नाइट ईरान launched ballistic missile at Israel. At least 5 missiles were fired with one impact recorded in Tel Aviv. बताया यह गया कि पूरी रात में, गुज़श्ता रात में सिर्फ पांच मिसाइल फायर किए गए हैं। और सीनियर ईरानियन ऑफिशियल ने CNN से ये गुफ्तगू की और उन्होंने बताया है कि ईरान हैज चेंज्ड इट्स मिसाइल पॉलिसी एंड रिप्लेस्ड क्वांटिटी विद क्वालिटी। कहते हैं कि हमने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील कर ली है और हमने अब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर फोकस कर दिया।
हमने 5 मारे हैं, 5, लेकिन इंपैक्टफुल। ये नहीं कि 100 मिसाइलों से हमला, 150 मिसाइलों से हमला, 50 मिसाइलों से हमला, 2000 मिसाइलों से हमला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ 5 मारे, सुथरे मारे हैं, और हमने हिकमत अमली तब्दील की है। हमने कहा कि अब हम क्वालिटी पर फोकस करेंगे, क्वालिटी पर, जानदार तगड़े मिसाइल मारेंगे, तादाद को छोड़ दो, तादाद के अंदर हमने नहीं पड़ना। बहरहाल जी, इस्तांबुल के अंदर OIC वज़राए खारजा का इजलास हुआ है, एक पूरा कार्गो जहाज भर के UAE से गया है, फलस्तीनियों के लिए नहीं, इसराइलियों के लिए मरहम पट्टी का।